किसी समय बिहार के हरे भरे गांव सूरजगढ़ में एक मेहनती किसान भोलू रहता था। वो रसीले मीठे तरबूज उगाता और बैलगाड़ी में लाद कर गांव गांव बेचता। न मंडी न दलाल, सीधे लोगों तक सस्ते दामों में। लेकिन एक दिन एक अनजान प्रस्ताव आया, फिर रात में चोरी और एक चालाक सेठ की साजिश। क्या भोलू की ईमानदारी जीतेगी या लालच हावी होगा? आइए सुने ये तरबूजों की अनोखी कहानी। किसी समय बिहार के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू अपने खेतों में रसीले और मीठे तरबूज उगाता था, लेकिन वह अपनी फसल को मंडी में बेचने के बजाय अपनी बैलगाड़ी में लाद कर आसपास के गांवों में बेचता था। एक दिन दोपहर के समय जब भोलू अपने घर में आराम कर रहा था, तभी एक अनजान आदमी उससे मिलने आया। अरे भाई नमस्ते, मैं रामकिशन हूँ, पास के गांव नीलपुर से आया हूँ। मेरे सेठ हरिप्रसाद जो नीलपुर की मंडी में बड़ा व्यापार करते हैं, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। उनकी दुकान पर तरबूजों की कमी है और उन्होंने सुना है कि तुम्हारे खेत में सबसे मीठे और बड़े तरबूज उगते हैं। इसलिए सेठ जी ने सोचा कि अगर तुम्हारा माल मिल जाए तो उनका व्यापार और चमक जाएगा। नमस्ते रामकिशन भाई, आपके सेठ ने मुझे क्यों याद किया? क्या वे खुद आ नहीं सकते थे या फिर कोई खास वजह है जो उन्होंने आपको भेजा है? मुझे लगता है कि मंडी वाले अक्सर ऐसे प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने तरीके से काम किया है। अरे भाई, मेरे सेठ की मंडी में तरबूजों की बहुत मांग है। उनकी दुकान बहुत बड़ी है और उन्हें ढेर सारे तरबूज चाहिए। सुना है तुम बहुत अच्छे तरबूज उगाते हो। अगर तुम अपने तरबूज हमें बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। सोचो, तुम्हें हर रोज गांव-गांव घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलू ने रामकिशन की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसका मन मंडी में माल बेचने का नहीं था। उसने विनम्रता से जवाब दिया, रामकिशन भाई, आपने अच्छा प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं अपने तरबूज खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे तरबूज सीधे लोगों तक कम दाम में पहुँचे। मैंने देखा है कि जब किसान मंडी में जाते हैं तो दलाल उन्हें कम पैसे देते हैं और फिर वही माल महंगे दामों पर बेचते हैं, जिससे गरीब आदमी को तकलीफ होती है। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? आसपास के सारे किसान तो मेरे सेठ को ही अपना माल बेचते हैं। जगह जगह घूमने से तो अच्छा है कि एक ही जगह बेच दो, मेहनत कम होगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। फिर नए खेत में तरबूज उगाओ। समय क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम्हें चिंता है दामों की तो मैं वादा करता हूँ कि सेठ जी बाजार से ज्यादा पैसे देंगे और तुम्हें अगली फसल के लिए बीज भी फ्री में दे सकते हैं। देखो भाई, मैं किसान हूँ, मेहनत मेरे लिए कोई नई बात नहीं, पैसों का लालच भी मुझे नहीं। मेरा मकसद है कि लोग सस्ते दामों में ताजे और अच्छे तरबूज खाएं। मंडी में माल बेचने से तो दाम बढ़ जाते हैं और आम आदमी को महंगा पड़ता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा, माफ कीजिएगा। रामकिशन ने भोलू को और मनाने की कोशिश की, लेकिन भोलू ने साफ मना कर दिया। आखिरकार रामकिशन खाली हाथ लौट गया। भोलू ने सोचा कि बात खत्म हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद भोलू अपनी बैलगाड़ी में तरबूज लादकर सूरजपुर गांव की ओर निकला। दिन भर चलने के बाद जब वह सूरजपुर पहुंचा, तो अंधेरा हो चुका था। अरे, शाम हो गई और अंधेरा भी छा गया। मैं और मेरे बैल दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह फिर तरबूज बेचने निकलूंगा। भोलू अपनी बैलगाड़ी लेकर सूरजपुर की गलियों से खड़ी की थी। तभी एक बड़े से हवेली के सामने खड़े एक शख्स ने उसे आवाज दी। अरे भाई रुको, तुम कौन हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते। तुम्हारी बैलगाड़ी में क्या लदा है और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? भोलू ने देखा कि वह शख्स, जिसका नाम विजयपाल सेठ था, कपड़ों और ठाट बाट से बहुत अमीर लग रहा था। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम भोलू है। मैं सूरजगढ़ गांव से हूँ। अपने खेत के तरबूज बेचने सूरजपुर आया हूँ। दिन भर चलते चलते मेरे बैल और मैं थक गए हैं।
सोचा आज रात यहीं रुक जाऊं। अरे भाई, इतना परेशान होने की क्या जरूरत, मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाऊं। मेरे आंगन में तुम्हारी बैलगाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। मेरे घर में जगह की कोई कमी नहीं है और मैं हमेशा मुसाफिरों की मदद करता हूँ, क्योंकि इंसानियत इसी में है। भोलू को विजयपाल की बात सुनकर राहत मिली। उसने अपनी बैलगाड़ी आंगन में खड़ी की और सेठ जी के घर में रुक गया। दोनों में बातचीत शुरू हुई। भोलू, तुम मेहनती किसान लगते हो। ये सारे तरबूज तुम्हारे अपने खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने निकले हो? बताओ, कितने समय से ये काम कर रहे हो? नहीं सेठ जी, ये मेरे अपने खेत की फसल है। मैं व्यापारी नहीं, बस एक साधारण किसान हूँ। अपने तरबूज सीधे लोगों को बेचता हूँ ताकि उन्हें सस्ता और ताज़ा माल मिले। मैं बचपन से ही खेती करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी भी यही सिखाते थे कि मेहनत का फल सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचाना चाहिए, न कि दलालों के हाथों में। विजयपाल सेठ ने भोलू की बातें ध्यान से सुनी। वह भोलू की ईमानदारी और सादगी से प्रभावित हुआ। भोलू, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचें, तो समाज में कितना बदलाव आ जाए। अब रात हो गई है, तुम आराम करो, सुबह जल्दी निकलना है ना। मैंने तुम्हारे लिए एक आरामदायक कमरा तैयार करवाया है, वहाँ जाकर अच्छे से सोना और अगर कुछ जरूरत हो तो बताना। विजयपाल सेठ ने भोलू के लिए एक कमरे में बिस्तर लगवाया। भोलू बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह विजयपाल सेठ की दयालुता के बारे में सोचने लगा। कितना अच्छा इंसान है ये सेठ जी, इतने बड़े आदमी फिर भी कोई घमंड नहीं। मुझे एक गरीब किसान को अपने घर में जगह दी। मुझे लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, जो बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। धीरे धीरे भोलू की आंखें भारी हुईं और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब भोलू उठा तो उसने सबसे पहले अपनी बैलगाड़ी की तरफ देखा, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। अरे ये क्या, मेरे तरबूज, आधे तरबूज तो गायब हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो रात को सब ठीक से रखा था और आंगन में कोई नहीं था। क्या कोई चोर रात में आया होगा या फिर कोई जानवर ले गया? लेकिन इतने बड़े तरबूज चुपके से कौन ले जा सकता है? भोलू घबराते हुए विजयपाल सेठ के पास गया और सारी बात बताई। सेठ जी, मैंने रात को अपनी बैलगाड़ी आपके आंगन में रखी थी, लेकिन सुबह देखा तो आधे तरबूज गायब हैं। क्या आपको कुछ पता है? शायद कोई चोर आया हो या कोई गलती हुई हो। मैंने इतनी मेहनत से इन्हें उगाया है और अब आधा माल गुम हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या बकवास है ये? मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। वाह भोलू, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझा और तुम निकले धोखेबाज। मेरे सोने के बाद तुमने मेरे ही तरबूज चुराए और अब मुझ पर इल्जाम। चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो और यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने ऐसा सिला दिया। ऐसे लोग दुनिया में विश्वास कैसे करेंगे? तुम जैसे किसानों की वजह से अच्छे लोग हिचकिचाते हैं मदद करने में। भोलू को विजयपाल का गुस्सा देखकर बहुत दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि सेठ से बात करना बेकार है। वह गुस्से और निराशा में अपनी बची हुई बैलगाड़ी उठाकर गांव के मुखिया श्यामलाल जी के पास गया। भोलू ने मुखिया श्यामलाल जी को सारी बात विस्तार से बताई। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात को विजयपाल सेठ की हवेली में रुका था। सुबह देखा तो मेरे आधे तरबूज गायब थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुझे यकीन है ये काम उनका ही है। मैंने उन्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत को लूट लिया। भोलू, बात तो गंभीर है, लेकिन विजयपाल सेठ अमीर आदमी है। वह भला चोरी क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ले गया हो? बताओ, और क्या हुआ था रात को? क्या तुमने कोई संदिग्ध देखा या कोई आवाज सुनी? नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम सेठ जी का ही है। उनके आंगन में मेरी बैलगाड़ी थी और कोई वहाँ नहीं था। मैंने खुद देखा था कि रात को सब सुरक्षित था। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जानबूझकर रोका ताकि चोरी कर सकें, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका एक आदमी मेरे पास तरबूज खरीदने आया था
और मैंने मना कर दिया था। ठीक है, पहले विजयपाल सेठ से बात करनी होगी, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। मुखिया ने अपने आदमियों को विजयपाल सेठ को बुलाने भेजा। जब सेठ वहां पहुंचे तो भोलू को देखकर तिलमिला उठे। अरे मुखिया जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने इस किसान को अपने घर में रात रुकने की जगह दी, मेहमान समझकर उसका स्वागत किया, और ये मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। भला मैं इसके सड़ेगले तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे अपने खेतों में ढेर सारे तरबूज उगते हैं। मैं इतना अमीर हूँ, मुझे क्या जरूरत है ऐसी छोटी मोटी चोरी की? विजयपाल, तुम जो कह रहे हो वह ठीक हो सकता है, लेकिन चोरी तुम्हारे घर में हुई है। अगर तुमने नहीं की तो ये साबित करना तुम्हारा काम है। अपने खेत से एक तरबूज लाओ और भोलू की बैलगाड़ी से भी एक तरबूज मंगवाओ। हम दोनों की जांच करेंगे, देखते हैं क्या फर्क है और क्या हम सच तक पहुंच सकते हैं। विजयपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लाने चले गए। इस बीच मुखिया ने भोलू से फिर से सारी बातें पूछी। थोड़ी देर बाद सेठ एक तरबूज लेकर लौटे। मुखिया ने भोलू की बैलगाड़ी से भी एक तरबूज मंगवाया और दोनों को सामने रखा। लालचंद, तुम गांव में सब्जियों का जानकार हो, इन दोनों तरबूजों को गौर से देखो और बताओ क्या अंतर है। लालचंद ने दोनों तरबूजों को ध्यान से देखा। फिर उसने मुखिया की योजना के अनुसार सेठ के तरबूज को चखने का नाटक किया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये तरबूज, इसमें तो जहर है। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। मुखिया ने तुरंत अपने एक और आदमी वैद्य रामदास को बुलाया। रामदास, जल्दी देखो, लालचंद की हालत खराब हो रही है। इस तरबूज में जहर था, इसे तुरंत इलाज के लिए ले जाओ। कुछ लोग लालचंद को उठाकर ले गए। मुखिया ने गुस्से में विजयपाल सेठ की ओर देखा। विजयपाल, ये क्या माजरा है? तुम अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाते हो, लोगों को मारना चाहते हो। कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सुना था, जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे लगता है वो तरबूज भी तुम्हारा ही था। अगर लालचंद को कुछ हुआ तो उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। विजयपाल सेठ घबरा गए। वह मुखिया को सारी बात बताया। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। ये तरबूज मेरे खेत का नहीं है, ये तो भोलू के ही तरबूज हैं, जो मैंने रात को चुराए थे। मुझे नहीं पता था कि इनमें जहर है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप जो कहें मैं करूँगा, बस इस मामले को रफा-दफा कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा और गांव में दान भी दूंगा। वाह विजयपाल, एक तो चोरी की और अब मुझे रिश्वत देना चाहते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह लालची हूँ? तुमने चोरी का अपराध किया और अब रिश्वत देकर भोलू को फंसाना चाहते हो। मैं ऐसे लोगों को बख्शता नहीं हूँ। तुम्हारी ये चालाकी अब नहीं चलेगी और मैं पूरे गांव को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। तभी लालचंद और वैद्य रामदास वापस आए। लालचंद बिल्कुल ठीक था। अरे लालचंद तो ठीक है, इसका मतलब ये सब नाटक था। तुमने मुझे डराने के लिए ये सब किया। अब मैं क्या करूँ? मेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ विजयपाल, ये सब नाटक था ताकि तुम सच उगल दो। लालचंद ने कोई जहर नहीं खाया, उसने सिर्फ तुम्हारे डर से बेहोशी का नाटक किया। और हाँ, मुझे पहले से शक था। कुछ दिन पहले तुमने रामकिशन को भोलू के पास तरबूज खरीदने भेजा था। जब भोलू ने मना किया तो तुमने उसे अपने घर बुलाकर उसके तरबूज चुरा लिए। सेठ जी, मैंने तो आपको अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो मंडी के उन दलालों जैसे निकले जो किसानों का शोषण करते हैं। तुम्हारी वजह से मंडी में हमारा माल सस्ता बिकता है और आम आदमी को महंगा पड़ता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े घर वाले आदमी इतने नीच काम कर सकते हैं। तुम्हारी ये हरकत मुझे जीवन भर याद रहेगी और मैं अब और सावधान रहूंगा। भोलू, तुम्हारी बात सही है। मैं इस मामले को राज्य के महाराज तक ले जाऊंगा और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए तरबूज तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे। मुखिया के आदेश पर विजयपाल सेठ को भोलू के सारे तरबूज लौटाने पड़े। गांव वालों ने भोलू और मुखिया की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। इसके बाद भोलू अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ा। उसने अपने तरबूज उचित दामों पर बेचे और खुशी खुशी अपने गांव सूरजगढ़ लौट गया।
इस घटना से गांव वालों ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।